आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। बीसीसीआई हर साल आईपीएल से कई हजार करोड़ रुपए कमाता है पर उस पर कोई भी टैक्स नहीं देता। ऐसा क्यों? आईपीएल इतना पैसा कैसे कमाता है? क्या बिजनेस मॉडल है आईपीएल का, जहां एक टीम बिकती है 7,000 करोड़ रुपए में और उसे जीतने पर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं? तो ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर। Cricket's Indian Premier League draws huge crowds and many of the world's best players, but it also attracts more than its fair share of scandal. The world's richest cricket tournament is back, and this edition of the Indian Premier League. The problem for cricket is because अगर किसी के पास पैसे हों तो वो जाकर आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनीज ही होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं? प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? अगर किसी को आईपीएल की टीम खरीदनी हो तो दो ही तरीके हैं उसके पास। वो आईपीएल टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला तरीका है कि जो आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उनके ओनर से जाके बात करे और उनके शेयर खरीद ले, जैसा कि एलआईसी ने किया। एलआईसी ने 6% शेयर खरीद लिए सीएसके की। और दूसरा तरीका है कि वेट करे जब बीसीसीआई अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए तो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब बीसीसीआई इनवाइट करता है लोगों को टीम खरीदने के लिए तो वही कंपनी अप्लाई कर सकती हैं जिनकी वैल्यूएशन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। वैल्यूएशन को आप मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि एक कंपनी की कमाने की क्षमता। अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो जब बीसीसीआई इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनी होती है उनको आईटीटी इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी। ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने आईटीटी खरीद ली तो आप बिडिंग में बैठ जाओगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपका आईटीटी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीमें होती है उनका एक बेस प्राइस होता है। ये नॉर्मली 1700 से 1900 करोड़ के बीच होता है कि इससे कम में तो कोई टीम नहीं बिकेगी। इसके बाद बोली लगती है और जो ज्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसे लखनऊ सुपर जायंट 7,000 और गुजरात टाइटंस 5,000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने पड़ते हैं। कौन से प्लेयर पर बिडिंग होगी इसके लिए प्लेयर्स को भी खुद को रजिस्टर्ड करना होता है। तो क्या अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं भी खुद को रजिस्टर कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है। 3 तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर्स, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी मैच टीम इंडिया के लिए खेला होता है तो उनको कैप्ड प्लेयर कहा जाता है। दूसरे होते हैं विदेशी टीम के प्लेयर्स और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स। इन प्लेयर को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सिलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके 1100 से 1500 प्लेयर्स का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या 600 प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो कि स्टेट के रिकमेंडेशन पर आए थे। जब एक किसान एपीएमसी मंडी में जाता है अनाज की बोली लगवाने तो बोली लगाने वाले सांठ-गांठ कर लेते हैं और किसानों को नुकसान हो जाता है। इसलिए किसान एमएसपी की डिमांड करता है। सेम यही चीज आईपीएल में ना हो कि पता चले सब लोग सांठ-गांठ कर लें और धोनी को 20 लाख रुपए में खरीद लें, ऑफर टर्म्स लगा के खिलाएं। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर्स जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो अपना बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसा का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में रख के वर्ल्ड 11 न बना दे और आईपीएल का सारा मजा खराब न हो जाए। इसलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते हैं और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं हो सकते। हर टीम को लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं और पर्स की लिमिट होती है। पहले ये लिमिट 85 करोड़ रुपए थी और अब उसे बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन्हीं 90 करोड़ रुपयों से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। अगर बिडिंग की बात करें तो पहले मार्की प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है। मार्की यानी बड़े प्लेयर्स जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होता है और ग्रुप्स में बिडिंग होती है। जैसे पहले बैट्समैन की बिडिंग होगी और बाद में बॉलर्स ग्रुप की बिडिंग होगी। प्लेयर्स के ऊपर बोली बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लगती है। जैसे जिन
प्लेयर्स का बेस प्राइस 20 लाख से 1 करोड़ रुपए होता है, उनकी बिडिंग आप 5 लाख रुपए से बढ़ा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी प्लेयर की बोली एक बार में बहुत ज्यादा ऊपर लगा सकते हैं। और जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच होता है, उनकी बिडिंग आप 10 लाख रुपए से बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए महेंद्र सिंह धोनी का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है, तो कोई फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं कर सकती कि धोनी के लिए 2 करोड़ से सीधा 10 या 15 करोड़ की बोली लगाकर उसे खरीद ले, बल्कि प्राइस 10 लाख रुपए के अमाउंट्स के साथ धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे पहले 2 करोड़ 10 लाख, फिर 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, और इस तरह से धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस से सारी टीम्स बनाई जाती हैं और उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग भी होती है। मिनी बिडिंग में जो प्लेयर्स होते हैं जो टीम के हिसाब से ज्यादा यूजफुल नहीं होते, उन्हें टीम छोड़ देती है और फिर रिलीज किए हुए प्लेयर्स और नए आए हुए प्लेयर्स, इन सभी की बिडिंग मिनी बिडिंग में होती है। और हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है जिसमें हर टीम को केवल अपने 4 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स को छोड़ना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सबसे पहले टीम खरीदना, सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की फीस देना, एडमिन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, और इन सब के बाद हर मैच के लिए टीम के लिए फ्लाइट से लेकर होटल रूम तक का कॉस्ट। इसी तरह से काफी सारा पैसा खर्च होता है। और इसके साथ ही टीम जितना पैसा कमाती है उसका 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना पड़ता है। इन सब खर्च करने के बाद जीतने वाली टीम को केवल मिलते हैं 20 करोड़ रुपए। तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ रुपए के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। तो आइए जानते हैं टीम पैसा कैसे कमाती है। तो आईपीएल टीम सबसे ज्यादा कमाती है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं केवल वही चैनल आईपीएल दिखा सकता है। जैसा कि साल 2008 से 17 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास था। तो इस टाइम पीरियड में हमने आईपीएल केवल और केवल सोनी मैक्स पर ही देखा। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए दिए थे और इसके बाद बिडिंग हुई। 2018 से 2022 तक के लिए 16,347 करोड़ रुपए में स्टार इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिए। ये जो पैसा आता है इसका 50% बीसीसीआई को और बचा हुआ 50% बाकी सारी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में बीसीसीआई केवल 20% ही लेती थी और बचा हुआ 80% बाकी सारी टीम्स को दे दिया जाता था। पर धीरे धीरे बीसीसीआई ने शेयर अमाउंट को बढ़ा करके 50-50% कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि चैनल इतना सारा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए क्यों देते हैं। तो पूरी दुनिया में ही आईपीएल देखा जाता है। अगर 2019 की बात की जाए तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और जब इतने सारे लोग किसी चैनल को देखते हैं तो उस चैनल को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। मैच के बीच में आप जो 10 सेकंड के छोटे छोटे एड्स देखते हैं, इन 10 सेकंड के एड्स के लिए चैनल 12 से 13 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और 45 दिन चलने वाली इस लीग में अगर आप इन छोटे छोटे एड्स से आने वाले पैसे को जोड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए सारे चैनल्स बोली लगा करके आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट लेने को तैयार रहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता। जैसे कभी डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल के बजाय कंपनी के नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनी काफी पैसा देती है और हर कंपनी चाहती है ये टाइटल स्पॉन्सरशिप लेना। इसलिए इस टाइटल स्पॉन्सरशिप की बोली लगती है। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे और 12 से 15 तक के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए, फिर 18 से 22 तक के लिए वीवो ने 2199 करोड़ रुपए दिए। चाइना और इंडिया के विवाद के चलते फिर ये चीज टाटा को दी गई 300 करोड़ रुपए पर ईयर के चार्ज में। इसका जो भी रेवेन्यू आता है 60% बीसीसीआई रखती है और बचा हुआ 40% टीमों में डिवाइड हो जाता है। जिस स्टेडियम ग्राउंड में मैच होता है उसका टिकट प्राइस क्या होगा ये होम टीम डिसाइड करती है। अगर हम एवरेज बात करें तो 5 करोड़ के टिकट सेल होते हैं हर मैच में, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और बाकी का 20% पर्टिकुलर ग्राउंड के एसोसिएशन को जाता है। टीम के प्लेयर जो भी टी शर्ट्स पहनते हैं उसमें जो लोगो देखते हैं, आप जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसके लिए वो ब्रांड्स पैसे देते हैं। मैच के दौरान ग्राउंड के अंदर आप जो भी एड्स देखते हो, बाउंड्री रोप्स पर, विकेट्स पर, हेलमेट पर, बैट पर, एम्पायर की कैप पर, जहाँ जहाँ आप नाम लिखा देखोगे किसी ब्रांड के, वो सबके लिए पैसे मिलते हैं टीम को। इसके बाद टीम्स के ओनर जो भी दूसरी एड्स कराते हैं टीम की जर्सी पहनकर, वो सारा पैसा जाता है टीम के ओनर। इसके साथ साथ हर टीम के ओनर के अपने ब्रांड्स और प्रमोशंस भी होते हैं, वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जियो धन धनाधन। इसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडीज होती है, जैसे टीम के नाम की टी शर्ट, कैप्स, मोबाइल कवर, किट्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं। उन सब का सारा पैसा डायरेक्टली टीम के ओनर को जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है विनिंग प्राइस पर। विनिंग टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का 50% टीम्स के प्लेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो टीम कमाती है उसका
20% उसे बीसीसीआई को देना होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि टीम्स के ओनर बहुत दिल से चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए जब ये 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीमों को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप और एक्स्ट्रा पैसे। दूसरा फायदा ये होता है जब टीमें टॉप 4 में पहुंचती हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उसे दूसरी टीम के कंपेयर में ज्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए। जैसे जो पैसा सीएसके लेती है और जो पैसा पंजाब लेती है उसमें काफी डिफरेंस होता है। जो विनिंग टीम होती है उसको एडवांटेज रहता है। इसके अलावा टॉप 4 टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाने का मौका मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया, वहां जाने पर उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, तो जो प्रॉफिट आईपीएल तक रहता है वो एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पर बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल आईपीएल टीम्स घाटे में ही रही। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपने टीम्स के प्लेयर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रही, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद को बना दिया। डीसी उस टाइम पर सस्टेन नहीं कर पाई, पर बाकी टीम्स टिकी रही क्योंकि ये सारी टीम्स के खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट थे। इन्होंने अपनी आईपीएल टीम का यूज करके ब्रांड और प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तुगने दामों में लिए, वैसे ही सारे टीमों के प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए और टाइटल, स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट के प्राइजेस में भी एकदम से बढ़ोतरी हो गई। पैसा ही पैसा होगा। अब जो लोग आईपीएल के इस अरेंजमेंट से खिलाफ हैं, उनका कहना है कि मेन इनकम इनकी स्पॉट फिक्सिंग होती है। 1-2 केसेस में जब राजस्थान और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुए, उसके अलावा ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि स्पॉट फिक्सिंग होती है। अब स्पॉट फिक्सिंग होती है या नहीं, ये बहस का विषय है। पर अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।